नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। सुपर पावर अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच रूस एक बार फिर अपने विध्वंसक हथियारों का परीक्षण करने में जुट चुका है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले क्रूज मिसाइल और इसी शक्ति से चलने वाले अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च करने के बाद अब रूस ने एक नई पनडुब्बी का जलावतरण किया है, यानी उसे पानी में उतार दिया है। यह पनडुब्बी है पोसाइडन, परमाणु ड्रोन से लैस है। पोसाइडन को डूम्सडे मिसाइल यानी एक प्रलयकारी मिसाइल भी कहा जाता है। रूस के रक्षा मंत्री आर्देई ने सेमवॉश शिपयार्ड में रूसी नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल अलेक्जेंडर की उपस्थिति में परमाणु पनडुब्बी खबरोस का ये अनावरण किया है, यानी उसे पानी में उतारा है। बेलोसेओ ने शनिवार देर रात टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल क्रूजर खबरोस को पानी में उतारा जा रहा है। अब सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि अमेरिका समेत तमाम जो पश्चिम मुल्क हैं, खासकर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनकी तो नींदें उड़ गई हैं। आज इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं और समझाएं कि आखिर हो क्या कुछ रहा है। लेकिन सीधे उससे पहले अपने गेस्ट के पास आपको लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रूस के इस कदम के मायने क्या है, क्या कुछ इंपैक्ट होने जा रहा है, खासकर अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें। क्या एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है या फिर परमाणु युद्ध की तैयारी चल रही है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन शिवदान सर जुड़े हैं, माफ करिएगा, हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। सर जय हिंद। अनुज माथुर सर, ये जो रूस की तरफ से ये जितने भी वेपन्स जो हैं, चाहे आप पनडुब्बी की बात कर लीजिए जो समुद्र में उतारा गया है, परमाणु से बमों से ये लैस हो सकती है। क्या मान के चलें कि ये शीत युद्ध की आहट है या आने वाले समय में परमाणु युद्ध की एक आहट है, या फिर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि परमाणु शक्ति में कौन किस मुल्क से आगे है? जय हिंद आशीष। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो आप कह रहे हैं वो मैं आपसे सहमत हूं, कुछ एक एक लिमिट तक। ये शीत युद्ध का प्रारंभ नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये आण परमाणु शीत युद्ध की आहट है। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताने का आप मुझे समय देंगे तो मैं बताऊंगा जी। कि जुलाई 1945 में पहली बार अमेरिका ने ट्रिनिटी नाम से इसको नाम दिया था और पहला परमाणु परीक्षण किया था। और अमेरिका ने क्योंकि वो समय ऐसा था कि किसी और देश के पास कोई परमाणु हथियार नहीं था, इस वजह से पर अमेरिका ने अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम दाग करके लाखों, माइंड माय वर्ड्स, लाखों लोगों की हत्या करी थी। इट वॉज नॉट एनी, इट वॉज मर्डर, ब्रूटल मर्डर, लाखों लोगों की। उसके बाद रूस ने 1949 में अपना पहला परमाणु बम मेरे ख्याल से हासिल किया। उसके बाद ये एक लगातार होड़ चलती रही दोनों देशों में, और कुछ और देशों ने परमाणु शक्ति को, अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न कर लिया। और आखिर जो उस समय उसमें था 1964 के आसपास मेरे ख्याल से चाइना ने इसको हासिल किया था। अब बात ये थी कि इस बात को समझा वहां पर लोग, विश्व ने, कि इस प्रकार की होड़ पूरे विश्व के लिए घातक हो सकती है। इसलिए बहुत सारी ट्रीटीज बनाई गई, बहुत सारे परमाणु परीक्षणों पर, परमाणु प्रसार पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए, उन पे हस्ताक्षर किए गए। और बहुत समय से इस प्रकार का कोई भी परीक्षण मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था। 1992 में लास्ट जो अमेरिका ने सितंबर 1992 में परीक्षण किया था नेवाडा में, उसके बाद कोई परीक्षण अमेरिका ने नहीं किया। अब ये समस्या क्यों आ रही है? देखिए, उसकी मैं वजह बिल्कुल साफ बताता हूं आशीष, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रूस एक बहुत भयंकर दबाव से इस समय गुजर रहा है। उसको कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, खतरा है उसको, एग्जिस्टेंशियल दबाव उसके ऊपर यूक्रेन के युद्ध में है। 4 साल से वो युद्ध लड़ रहा है, अपने मिलिट्री एम्स तक वो पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया है, पहली बात। दूसरी बात, उसके ऊपर दबाव है कि पूरा नाटो जो है उसके खिलाफ इकट्ठा होकर के और उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार है।
तीसरी और सबसे बड़ी बात वो है कि ये इनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव है। जिस प्रकार से अमेरिका ने पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से उनके ऊपर आर्थिक रूप से दबाव डाला हुआ है, तो वो एक बहुत ज्यादा अपने आप को खतरे में समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन इस एक वजह सवाल तो से ये भी उठता है ना मेजर जनरल अनुज माथुर जी कि हाँ, रूस ने तो हाँ, जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1968 में, जो बाद में 1967 में पूरी तरीके से लागू हुई थी, उस पर तो साइन किए थे। उसके बाद हाँ। ये कदम। और लेकिन जो रूस, मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष की ये कि रशिया और चाइना ने मिल करके लगभग 120 125 हथियार बनाए हैं। हालांकि उसमें परीक्षण नहीं हुआ, अब तो वो बनाकर बनाए हैं। यही वजह है कि जो जो है खतरा बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने जो बनाया वो अलग बात है, अब वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रूस को अंदर ही अंदर ये पता है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में यूक्रेन में है, और उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मुझे लगता है खराब होती चली जा रही है। और यही वजह है कि वो अपना न्यूक्लियर डिस्प्ले कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है उनकी, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, ताकि वो इतना दबाव बना सकें कि इस युद्ध पर रोकने के लिए उनकी शर्तों पर शायद कहीं ना कहीं अमेरिका, नाटो और यूक्रेन बाध्य हो जाएं। ये उनका उद्देश्य मुझे लगता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पैसिफिक में हमारे न्यूक्लियर मैरीटाइम इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए, और उन्होंने इसको बोला है कि मैरीटाइम डेटरेंस हमने अपना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन ये मैरीटाइम डेटरेंस नहीं बढ़ाया गया है। मैरीटाइम सबको पता है उनके पास क्या है, उसका डिस्प्ले करना, उसको टेस्ट करना, उसको फायर करना, ये जो है ये एक खतरनाक स्टेप है। और ये वजह यही रही है कि उन्होंने इसी स्टेप से, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बाध्य हुए हैं कि वो कहें कि भाई हम दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेंगे। उनका भी ये एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग वाला वाला स्टेटमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि ये हम बहुत तेजी से एक खतरनाक रेस की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं, और ये यहां रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जो चीन का जो सोच विचार है, चीन का, ये पहले भी हमने इस बात को कई दफा देखा है कि चीन बहुत बड़ी सुपर पावर, सोल सुपर पावर बनना चाहता है। 2050-55 तक वो 100 ईयर मैराथन जो वो लोग दौड़ रहे हैं, उसमें उनको इतनी जबरदस्त न्यूक्लियर डेटरेंस की आवश्यकता है कि वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यही वजह है आशीष कि बागरम एयरपोर्ट अब अमेरिका क्यों चाहता है, क्योंकि वो वहां से चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो कि शिनक्यांग प्रोविंस में हो रही हैं, उन पे अच्छी तरह से निगाह और दबाव दोनों रख सकता दोनों है। दोनों ये वजह है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल शिवदान जी, ये क्या रूस की एक डिटरेंस नीति का हिस्सा है? क्या भय पैदा करने वाली नीति के हिस्से के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे सेना प्रमुख ने एक अपने लेक्चर में युद्ध के प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक युद्ध जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ा जाएगा, साइबर फ्रंट पे भी लड़ा जाएगा, और जैसा कि इस बार आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन्स और हवाई हमलों और मिसाइलों के द्वारा हुआ है। तो ये जो हमारा ये जो देख रहे हैं रूस का जो शक्ति प्रदर्शन है, वो केवल इसलिए है कि ये एक प्रकार से नया तरीके का शीत युद्ध है। एक प्रकार का युद्ध के प्रकार ही है कि जिसमें कि रूस अपना शक्ति प्रदर्शन करके दुनिया को ये दिखाना चाहता है, अमेरिका को खासकर, और अपने प्रतिद्वंदियों को, नाटो देशों को, कि मेरी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। मैं इस क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, नए नए हथियार तैयार कर रहा हूं। और इस युद्ध का जो शुरुआत हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में, वो एक प्रकार के शीत युद्ध का ही परिणाम था, क्योंकि यूक्रेन जो था वो नेटो देशों को ज्वाइन करना चाह रहा था। आपको याद होगा पहले एक वार्सा संधि हुआ करती थी, एक नेटो संधि हुआ करती थी, जो कि शीत युद्ध में दो प्रतिद्वंदी थे अपने आमने सामने। और रूस हालांकि अलग हो गया है अपने यूएसएसआर से, मगर अभी भी वो महसूस करता है कि विश्व की सुपर शक्ति, महाशक्ति है, और उसका अमेरिका प्रतिद्वंदी है, और अमेरिका जो है वो नेटो का हेड है।
इसलिए वो नेटो को अपने आसपास नहीं आने देना चाहता था, इसलिए यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ। तो ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है रूस का, और इस शक्ति प्रदर्शन से ये शक्ति प्रदर्शन मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि एक्सीडेंटली ये शक्ति प्रदर्शन उसी प्रकार परमाणु युद्ध में बदलेगा जैसे दुनिया के दूसरे सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार में जापान ने गलती से अमेरिका के बंदरगाह पे हमला कर दिया था। उसका बदला अमेरिका ने मतलब अपने क्षणिक जो गुस्से में जापान के 2 शहरों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी को। इसी प्रकार से अगले टाइम में हो सकता है कि कभी क्षणिक डिसीजन में कोई परमाणु हथियार चल जाए और उससे हो सकता है कि इसकी चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है उसमें, और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसको डिफ्यूज करना चाहिए, और डिफ्यूज करने वाले जो हैं वो विश्व की महाशक्ति है, जैसे अमेरिका है, रूस है, और वो दोनों ही युद्ध में इन्वॉल्व है, तो कौन डिफ्यूज करेगा? इसलिए स्थिति काफी भयावह है और इस स्थिति को काफी चिंता की विषय है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब जरा ये समझाइए कि रूस ने ये जो वेपन, ये जो पनडुब्बी जो लॉन्च की है, इस पनडुब्बी की खासियत क्या है? बताया ये जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन लेकर चलने में ये सक्षम है। ये नुकसान कितना पैदा कर सकती है, और खासकर ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? और क्या अमेरिका या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के पास भी इसी टक्कर की पनडुब्बियां हैं या नहीं? हाँ आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि रूस ने जो ये पनडुब्बी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि लॉन्ग एंड्योरेंस, कि यह समुद्र के तले काफी समय तक चल सकती है। दूसरी है लॉन्ग डिस्टेंस, कि अपनी स्पीड की वजह से और लॉन्ग एंड्योरेंस की वजह से यह काफी दूर तक जा सकती है। तीसरी बात यह है कि यह पनडुब्बी दरकार पड़ने पर डीपेस्ट समुद्र में जा सकती है। अब अगर इसको कोस्टल एरियाज में ऑपरेट करना है, कोस्टल एरियाज को अटैक करना है, तो शैलो वाटर में, यहाँ जहाँ पानी की गहराई कम है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई सबूत मिले नहीं है। अगर वाकई रूस चाहता है कि इससे किसी दुश्मन देश के कोस्टल शहर को सुनामी लाकर या सुनामी जैसी रेडियो एक्टिव लहर लाकर नष्ट किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये समुद्र की गहराई से निकल कर, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नाम का एक शब्द होता है तटीय क्षेत्रों में, वहां पर जो उथला पानी है, शैलो वाटर है, जहां पानी की गहराई मात्र 200 फीट, मात्र 100 फीट, वहां पर ऑपरेट कर सकती है कि नहीं। अब इसमें रूस ने दावे बड़े बड़े किए हैं, लेकिन अभी तक इसका इंटरनेशनल वाटर्स में कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिला है। अब सवाल है कि क्या रूस, देखिए हम एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, क्या रूस ऐसी एक सबमरीन का या टॉर्पीडो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ब्लैक सी में कर पाएगा? जाहिर है नहीं। ब्लैक सी में अगर हम देखें, पिछले 3 साल में रूस की नेवी किसी भी तरह के किसी भी सी बॉर्न प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से चूक गई है। रूस पिछले 3 साल तक के युद्ध में अभी तक यूक्रेन का जो पोर्ट ओडेसा है ब्लैक सी पर, उस पर भी कोई समुद्री रास्ते से, समुद्र से या समुद्र के नीचे से कोई सक्सेसफुल अटैक नहीं कर पाया। तो इस सबमरीन टॉर्पीडो वेपन सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक सी में आउट। नेक्स्ट है बाल्टिक सी। क्या रूस इसका इस्तेमाल बाल्टिक सी में कर सकता है? अब सवाल यह कि बाल्टिक सी बहुत ही शैलो है, गहराई में नहीं है, और बाल्टिक सी में जितने नेटो के देश आते हैं, उन्होंने कलिनिनग्राद से शुरू करके सब जगह पर अंडर वाटर सोनार डिटेक्टर लगा दिए हैं। तो नेटो देशों का यकीन यह है कि बाल्टिक सी के अंदर अगर कोई रशियन सबमरीन ऑपरेट कर रही है, तो जैसे ही उसने अपना इंजन ऑन किया, या जैसे ही अगर न्यूक्लियर पावर्ड है, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, उसकी स्पीड 25 नॉटिकल माइल से ऊपर गई, यानी तरंगे, सी वेव्स पैदा करनी शुरू कर दी उसने अंडर वाटर, तो वो उसको पकड़ लेंगे। तो बाल्टिक सी में भी इस तरह की सबमरीन
का इस्तेमाल जो है टैक्टिकली आउट हो गया। अब सवाल तीसरा है, कौन सा समुद्र बचा? आर्कटिक सी। रूस के उत्तर में उत्तर ध्रुव की तरफ है आर्कटिक सी। हाँ, आर्कटिक सी में कई जगह पर गहराई भी है, मैन्यूवरेबिलिटी स्पेस भी है। मैन्यूवरेबिलिटी स्पेस में दर्शकों को बता देता हूं कि एक सबमरीन जब पानी के नीचे ऑपरेट करती है, उसको दाएं या बाएं 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, कमांडर डिसाइड कर सकता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, राइट को या लेफ्ट को एक यू टर्न करके पीछे की दिशा में जाऊंगा। तो आर्कटिक सी में क्या वो मैन्यूवरिंग का स्पेस है, लेकिन वहां शत्रु कहां है? अंडर वाटर टॉर्पीडो से हमला करने वाला शत्रु कहां है? आर्कटिक सी में या नॉर्थ पोल की तरफ अब तक रूस ने जितने भी अपनी सबमरीन डिप्लॉय की थी, वो थे समुंदर के नीचे से अंतरिक्ष में जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो, यानी वो आर्कटिक सी के नीचे से फायर होंगे, लेकिन रशियन सबमरीन से निकलने के बाद वो वायुमंडल में ऊपर अंतरिक्ष में जाएंगे और फिर शत्रु देश में जाके प्रहार करेंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज की हो या आईसीबीएम रेंज की हो। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थे। अब कौन सा समुद्र बचा दुश्मन पर हमला करने के लिए? एक ही समुद्र बचा है, वो है अटलांटिक सागर। अटलांटिक में अगर ऐसी एक रशियन सबमरीन ऐसे एक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पहुंच जाए, टॉर्पीडो के साथ पहुंच जाए, तो वहां से वो अटलांटिक सागर से वो अमेरिकन कोस्टल तटीय शहरों पर भी हमला कर सकती है। अटलांटिक से वो यूरोप के देशों के भी, नेटो देशों के कोस्टल सिटीज पर भी हमला कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अटलांटिक सी में रशियन सबमरीन जाएगी और वो अनडिटेक्टेड अटलांटिक सी में पहुंच जाए, उसके चांसेस भी बहुत कम हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं। एक रशियन सबमरीन को फाइनली, चाहे वो आर्कटिक सी से निकले या बाल्टिक सागर से निकले, उसको इंग्लैंड का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, नॉर्थ सी से होकर अटलांटिक में जाना पड़ेगा। और ये जो पूरा एरिया है, ये हमेशा नेटो के अंडर वाटर सेंसर्स और सरफेस सेंसर्स और सैटेलाइट सेंसर्स के घेरे में रहता है। तो एक रशियन स्ट्रेटेजिक सबमरीन अटलांटिक में पहुंच जाएगी, अनडिटेक्टेड चांसेस बहुत कम है। नहीं, यूके देवनाथ जी एक थोड़ा इसको समझाएगा, फिर मैं संजू श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि अभी अंडर वाटर सेंसेस जो है, ये कैसे काम करता है, एक बार दर्शकों को आप समझा दिए, फिर मैं संजू जी के पास जाऊंगा। जी हाँ आशीष जी, क्या होता है कि दुश्मन की सबमरीन जो है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक वैल्यू यही होता है कि दुश्मन को पता नहीं होना चाहिए कि दुश्मन का सबमरीन कहां पर है। बस अगर एक बार दुश्मन को पता लग गया कि दुश्मन का अंडर वाटर सबमरीन कहां है, फिर तो उसको नष्ट करने में महज कुछ घंटों का सवाल है। कोई उसके बाद वो सबमरीन बच नहीं सकती है। तो कोशिश यही रहती है कि सबमरीन जो है वो ट्रैक ना हो पाए, एकदम, तो छुप के रहना पड़ता है। नहीं तो क्या ये जो सेंसेस होते हैं, जो आप कह रहे हैं, जिन सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई सबमरीन इनको चकमा देने में सफल हो पाते हैं? हाँ आशीष जी, मैं बताता हूं। अभी जो मैं बाल्टिक सी की बात कर रहा था, नॉर्थ सी की बात कर रहा था, वहां पे नेटो देशों ने क्या किया है, रॉयल नेवी ने क्या किया है कि उन्होंने सोनार सेंसर्स होते हैं, सोनार सेंसर्स को पानी के नीचे डुबा दिया है। तो ये एक तरह के एंकर हमारे दर्शक समझते हैं भाली जैसी चीज है, जो कि जाके समुद्र के नीचे जाकर कीचड़ में अपने को फंसा लेती है। तो पूरे जगह पर एक चेन बनाई है, तीन चेन बनी हुई है। एक तो जो नॉर्थ सी का मुहाना है वहां पर, एक जहां पे नॉर्थ सी आइसलैंड की तरफ खुल रही है, और तीसरी चेन अटलांटिक सागर में बनाई है। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन बनाएं ग्रीनलैंड से लेके इंग्लैंड तक, ये जो अंडरग्राउंड सोनार हैं, ये समुद्र के नीचे परमानेंटली एंकर्ड हैं। जैसे हम एक नाव को नदी के नीचे एंकर कर देते हैं, तो ये पानी में डूबे हुए हैं। पानी, ये जो इसके जो सेंसर हैं, वो पानी में 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट नीचे परमानेंटली गए हुए हैं। इनमें लॉन्ग टर्म बैटरीज लगी हैं, एक एक बैटरी सालों तक काम कर सकती है। और इनके ऊपर से चाहे कोई भी सबमरीन जाए, ये उसकी टोह ले लेते हैं।
तो होता क्या है कि जैसे ही इनके ऊपर से रशियन सबमरीन जाती है, 3 चेन क्यों लगाए हैं मैं बताता हूं। पहली चेन डिटेक्ट करती है, दूसरी चेन कंफर्म करती है, और तीसरी चेन तक जब तक वो अटलांटिक में रिलीज होने लगती है रशियन सबमरीन, वो उसकी दिशा के बारे में बता देती है। तीसरी चेन जो है जी। वो उसकी दिशा के बारे में बताती है कि अटलांटिक में वो अमेरिका के पूर्वी कोस्ट की तरफ जा रही है, या अटलांटिक में घुसने के बाद वो यूरोप की तह कोस्ट पे जा रही है। तो रशियन सबमरीन को अटलांटिक में जाकर ये सोचना कि वह अनडिटेक्टेड रहेगा, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत सुसाइडल मिशन होगा। तो इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिका के पूर्वी तट पर नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि व्लादिवोस्तोक से लॉन्च हो जाएगा, जो कि पैसिफिक, अगर हम देखें जापान के उत्तर में सखालिन आइलैंड के उत्तर में व्लादिवोस्तोक रशियन पोर्ट है, वहां से ये सबमरीन, ये टॉर्पीडो कॉम्बिनेशन लॉन्च हो जाएगा प्रशांत महासागर में, और फिर अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाएगी प्रशांत महासागर के रास्ते से। लेकिन वहां पर तो इसका बेस है ही नहीं। जी आशीष जी। ठीक, यूके देवना जी, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि क्या किस तरह से चीजें ऑपरेट होंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, जरा आप इसका ये समझाइए कि जियोपॉलिटिकल अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, खासकर अब कई सारे मुल्क, अमेरिका की बात करें या फिर चाइना की बात करें, वो भी अब इस मैदान में, खासकर न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों के मैदान में अब खुलकर सामने आएंगे। यानी एनपीटी केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है, ऐसा लग रहा है। जी देखिए आशीष जी, रशिया के द्वारा ये जो 3 जो वेपन्स पिछले 12 दिनों में जो टेस्ट किए गए हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और ये जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये तीनों ही न्यूक्लियर पावर्ड इक्विपमेंट्स हैं, और चाहे वो बोलोवेस्टनिक हो, चाहे पोसाइडन हो, और चाहे वो खबरोस्क हो, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इनकी जो रेंज है वो एक तरीके से अनलिमिटेड हो जाती है। और जाहिर है कि ये जो खबरोस्क का मिसाइल कैरियर जो है, इसके द्वारा जो पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन को कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो रशिया की द्वारा ये जो सारी कदम उठाए जा रहे हैं, उससे विश्व में हथियारों की जो होड़ है वो निसंदेह बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं कि अब जो न्यूक्लियर पावर्ड हथियारों के ऊपर जिस तरीके का अब रशिया के द्वारा एक के बाद एक नए रेवोल्यूशंस किए जा रहे हैं, नए तरीके का ये हथियारों को रशिया विकसित कर रहा है, उसके रिस्पांस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी और वहाँ की जो रक्षा कंपनीज हैं वो जरूर इस दिशा में तेज गति से पहले ही वो काम कर रही हैं। और आज आगे जो रशिया ने अब इसको चूंकि अनवील कर दिया है, तो इस वजह से उनका जो प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इसकी काट ढूंढी जाए, और एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जल्द से जल्द इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो स्वयं डेवलप करेगा, और वो कर भी लेंगे। रशिया ने जरूर लीड ली है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक लैग बिहाइंड नहीं करेगा। और जैसा कि हाइपरसोनिक वेपन्स के संदर्भ में भी देखा गया था कि चाइना ने पहले लीड ली, फिर रशिया भी हाइपरसोनिक वेपन्स तेज गति से बना रहा था। अमेरिका थोड़ा पीछे जरूर था, लेकिन अब अमेरिका ने भी इसको कैचअप कर लिया है। तो ये जो अब न्यूक्लियर पावर्ड के ऊपर अब जो वेपन्स बनाने की अगर होड़ शुरू होगी, तो ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका भी इस तरह से प्रयास करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि विश्व में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अगर बनाए रखना है तो अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को एडवर्सरी के विरुद्ध लगातार रोबस्ट बना करके रखना होगा। और मैं यहाँ पर अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि भारत को भी इस बात की आवश्यकता है कि भारत भी अब न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने की दिशा में अपने कदम तेज बढ़ाए। मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है कि हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की अब हथियारों की जो होड़ शुरू होती जा रही है, ऐसे में भारत को भी अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को, और चाइना जो कि हमारा बगल में बैठा हुआ पड़ोसी है, वो जिस तरीके का अपना मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, हमें भी अपने डिफेंस पोस्चर को और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रूस की ये जो बढ़ती आक्रामकता है, खासकर न्यूक्लियर वेपन को लेकर, ये भारत के लिए भी आने वाले समय में क्या एक
खतरे के तौर पर देखा जा सकता है, या भारत को इस समय तटस्थ रहना चाहिए, या फिर अपनी कूटनीतिक चाल के तौर पर, या फिर अपने को मजबूत करना चाहिए, खासकर इस सेक्टर में, न्यूक्लियर वेपन्स के सेक्टर में? ये आपने महत्वपूर्ण, देखिए मैं जो बात कर रहा था कि हथियारों की होड़ चूंकि बढ़ रही है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि चाइना भी इसी तरीके के वेपन्स डेवलप करेगा। चाइना पहले से ही अपने मॉडर्नाइजेशन पे कार्य कर रहा है। हमें खतरा रशिया से नहीं है, रशिया से तो रशिया हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, लेकिन जो चैलेंज है जो डेंजर है वो चाइना का डेंजर है। और अभी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है, अभी जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो अब फरवरी 2026 में इसे रिन्यू किया जाने का प्रस्ताव है। लेकिन जिस तरीके की आर्म्स रेस बढ़ रही है, ऐसे में इस बात की संभावना दिखाई देती है कि संभव है कि ये जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाए, वो आगे न बढ़ पाए। जिस तरह से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कोलैप्स हुई, और उसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो तर्क दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तर्क दिया कि रशिया उसको वायलेट कर रहा है इत्यादि इत्यादि, तो एक तर्क ये हो गया। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो तर्क अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट में और डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये था कि चूंकि ये जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है, ये अमेरिका और चाइना के अमेरिका और रशिया के बीच में है, चाइना उसका पार्ट नहीं है। इसी वजह से चाइना इसका पूरा लाभ उठाते हुए कि हमने अपने जो है न्यूक्लियर आर्म्स को और मिसाइल्स को सीमित कर रखा है, लेकिन चाइना चूंकि कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशन उसका है नहीं, कोई ट्रीटी का पार्ट है नहीं, तो चाइना लगातार उसको बढ़ा रहा है। तो एक रीजन ये भी था कि क्यों ये जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कोलैप्स हुई, और न्यू स्टार्ट ट्रीटी के पीछे भी यही तर्क है कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट को और उसके प्रोडक्शन को सीमित कर रखा है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो ये जो रीनेगोशिएशंस की जो बात आ रही है, कि चाहे वो आईएनएफ के रीनेगोशिएशंस की बात हो या न्यू स्टार्ट की रीनेगोशिएशंस की बात हो, ये उठ सकती है। और ऐसे में जाहिर है कि ये जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स बनी हुई थी, अब वो एक एक करके कोलैप्स करती जा रही हैं, और इसके रीनेगोशिएशंस की बात कर रही है, जिसमें चाइना जैसे राष्ट्र को भी शामिल करने की बात आ रही है। तो ये जो पूरी स्थितियां है वो एक विश्व में आर्म्स रेस की स्थिति को पैदा कर रही हैं, और उस आर्म्स रेस में जो न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन सिस्टम्स है उसको डेवलप करने की अब जिस तरीके की कवायद शुरू कर दी गई है, ऐसे में न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को विकसित करने की जो कार्य है वो चाइना भी तेज गति से करेगा। और इसी वजह से मेरा मानना है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए, और भारत भी अवश्य इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएगा। जैसा कि हाइपरसोनिक वेपन्स के संदर्भ में हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो विश्व में जिस तरीके का वातावरण है, ऐसे में हमारी जो नीति है, देखिए रक्षा नीति भी जो हमारी है, विदेश नीति है, उसमें हम विवेकपूर्ण जरूर रहते हैं। हम जरूर एक किसी कैंप में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हमें अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना करके रखना होगा। और ये हमारी बेसिक जो इम्पेरेटिव्स है, जिसको कि हमें फुलफिल करना ही करना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत ने आज का ये जो नया भारत अगर चाइना से बिल्कुल आंख में आंख डाल के जो बात करता है, चाहे वो गलवान हो, चाहे उसके पहले डोकलाम रहा हो, हम कभी भी अगर चाइना से कभी भी झुकते नहीं हैं और चाइना को पीछे हटने में विवश कर देते हैं, तो उसका एकमात्र कारण यह है कि भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, भारत का जो डिफेंस पोस्चर है, वो मजबूत है। और भारत ने अपने जो डिप्लॉयमेंट्स, मिरर डिप्लॉयमेंट्स गलवान में कर रखे थे, उसकी वजह से चाइना को पीछे हटना पड़ा। 73 डेज का जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ था, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, उसकी वजह से चाइना को पीछे हटना पड़ा। तो जो बेसिक जो डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी पोस्चरिंग को हमें अगर मजबूत करना है, तो हमें विश्व में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने वेपन्स को हमें लगातार डेवलप करना होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो महाशक्तियों के पास जो वेपन सिस्टम्स है, वो भारत क्योंकि स्वयं में एक महाशक्ति है, इसलिए भारत के लिए भी अमेरिका की तरह से ही ये भी आवश्यक है कि भारत भी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपने वेपन्स डेवलप करे। न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को भी डेवलप करने की भारत को आवश्यकता है। जैसा कि हम कहते हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हमारे पास होने चाहिए। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की भी रिक्वायरमेंट है, जो सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो जो भी एडवांस वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स विश्व में महाशक्तियों के पास हैं, वो भारत के पास भी होने चाहिए। और उसके सारी शक्ति के बाद हम ये तटस्थ रहना है और कहाँ किसका साथ देना, ये हम स्वयं डिसाइड करेंगे।
और ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम किसके साथ किस विषय पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपनी जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है, उसको बना करके रखना होगा। वो अपने डिफेंस, जिसको कहते हैं डिफेंस पोस्चर, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इसको हमें लगातार रोबस्ट बना के रखना होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमें भी ये जो न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को या हाइपरसोनिक वेपन्स को या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित करने की जो एक खोज चल रही है, उसमें हमें भी अपना एक प्रोएक्टिव तरीके से इसको विकसित करना होगा और तभी जाकर के एक शांति स्थापित हो सकती है। अगर युद्ध से बचना है तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। लेकिन अनुज माथुर सर, सवाल यहीं से खड़ा होता है, अगर परमाणु हथियारों की बात करें या परमाणु बम की बात करें तो उनका इस्तेमाल इतिहास में केवल 2 बार हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद परमाणु बम बनाने की एक होड़ मच गई और ये कहा जाने लगा कि ये सुरक्षा की गारंटी है। जो एक डेटा आया, उस डेटा के हिसाब से रशिया और अमेरिका दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनके पास 4000 से ज्यादा परमाणु बम है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये बम बनाने की होड़ कहां तक जाएगी? इनका इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, बना के रख लेना है, तो ये होड़ कहां पर जाके रुकेगी? जी देखिए, मैं आपको पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं जी। कि 2 बार जो पहले प्रयोग हुआ है वो क्यों हो पाया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग इसलिए हो पाया कि उस समय अमेरिका के अलावा किसी और देश के पास ये काबिलियत नहीं थी और यही वजह थी कि अमेरिका उसको वहां पर अपना बम का प्रयोग कर पाया। एक छोटी सी बात मैं ऐड करता हूं, टेक्निकली अगर आप देखें तो उन बॉम्ब्स की, एक लिटिल बॉय और फैटमैन, एक की कैपेबिलिटी 20 किलोटन थी, एक की 15 किलोटन थी। मैं बताऊंगा क्यों मैं इस बात को मैं लेकर के आया हूं। अब जब 1949 में रशिया ने ये अपना डेवलप कर लिया और उसके बाद और 4-5 कंट्रीज ने इसको डेवलप कर लिया और फिर 4 देशों ने, और जिनको कि ये लोग नहीं मानते हैं, उत्तर कोरिया, इजराइल, भारत और पाकिस्तान, आज की तारीख में 9 राष्ट्रों के पास ओपनली इस प्रकार के हथियार मौजूद हैं। और इन हथियारों का होना इस बात को बताता है कि इसी की वजह से आप अपने को आपको सेफ रख सकते हो। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय यूक्रेन के पास 1785 परमाणु हथियार मौजूद थे। यदि वो परमाणु हथियार उसके पास होते तो शायद जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो नहीं कर पाता, और या उससे करने से पहले वो 50 बार सोचता कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन की का तरीका होता है और मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है पहले पोसाइडन का उन्होंने सक्सेसफुल लॉन्च किया, फिर वो हथियार वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि उस पोसाइडन को लेकर के जाएगा। और ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ये आवश्यक नहीं है कि आप न्यूयॉर्क के नजदीक जाकर ही उसका प्रयोग करें। मुश्किल है, हर काम चीज मुश्किल है, लेकिन ये पैसिफिक में भी उसी काबिलियत के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। और यहां पर भी सवाल वही रहता है कि ये क्यों किया जा रहा है। क्यों इसलिए किया जा रहा है कि वो बार बार स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग कर रहे हैं, बार बार उसको अपनी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अगर ज्यादा दबाव डालेंगे, रूस पर एग्जिस्टेंशियल खतरा आएगा, तो हम न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं। ये दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि वो उसका प्रयोग करेंगे, वो दबाव इसलिए बनाया जा रहा है इस पोस्चरिंग के द्वारा कि उनकी शर्तों पर या किसी प्रकार से एक कॉम्प्रोमाइज वहां पर यूक्रेन के युद्ध में आए और उस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। ये मेरा मानना है। और इसका जो पूरा सिस्टम जो न्यूक्लियर थ्रेट का सिस्टम बनाया है, उन्होंने लगातार इस न्यूक्लियर केपेबल वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स का परीक्षण उन्होंने किया है रशियंस ने। तो ये बात, अब जहां तक सवाल भारत का है, मैं आपको ये पहले बता दूं कि भारत को एक अंडर वाटर न्यूक्लियर डेटरेंस डेवलप करने की बहुत जबरदस्त और अर्जेंट मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, एक एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। उसके बिना मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को सेफ, शक्ति से शांति,
आशीष, ये बात हमको समझने की जरूरत है। शांति आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आपके पास शक्ति है, अन्यथा जिस प्रकार से यूक्रेन तबाह हो रहा है, आप तबाह होते रहेंगे। ये बात हमको मुझे लगता है इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और इसके ऊपर एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। हमको अपनी एरियल, लैंड एंड मैरिटाइम डेटरेंस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम उसको, क्योंकि हम लोग युद्ध के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग या जो भी देश इस प्रकार का काम कर रहा है वो तैयारी इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सके और बाकी एक्टिविटीज देश में कैसे सुचारू रूप से चल सके। वो तभी चलेंगी, चाणक्य ने कहा था वर्षों पहले कि जब आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं तब आपकी जो आर्थिक एक्टिविटीज जो आपके देश में है वो हो सकती हैं, अन्यथा इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो मेरा ये मानना है कि हमको भारतवर्ष को एक अच्छी डेटरेंस, न्यूक्लियर भी और कन्वेंशनल भी, वो बनाने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमको जो मैरिटाइम डेटरेंस है उसको करने, ये चाइना ने, देखिए मैं बार बार चाइना का इसलिए लाता हूं कि इसको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से चाइना आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये सोच लिया था कि उनको 100 ईयर मैराथन के बाद उनको वर्ल्ड पावर होना है, उसके लिए उनको मैरिटाइम पावर बनने की आवश्यकता है। इसीलिए टुडे चाइना इज ए 400 शिप नेवी। वो जानते हैं कि नेवी, उसी प्रकार से हम कहाँ हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस विश्व के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी पोजीशन बनानी है और अपने आप को कुछ करना है तो ये आवश्यक है, इसको समझने की जरूरत है। कर्नल शिवदान सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल यूएन को लेकर भी उठता है कि अगर महाशक्तियां ही जो हैं वो नियमों को तोड़ेंगी, फिर तो यूएन केवल दिखावा करने का है या फिर यूएन केवल कमजोर मुल्कों को ही तलब कर सकता है, इस बात को मान लिया जाए? देखिए 1939 में एक लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी। तो लीग ऑफ नेशन के कुछ जो नियम कानून थे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, उस वक्त लीग ऑफ नेशन का विघटन होकर दिया गया था, क्योंकि कुछ देश लीग ऑफ नेशन की कायदा कानून को नहीं मान रहे थे। मैं लंबे समय से, पिछले कुछ समय से ये मान रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। आप बताइए, 3 साल से विश्व युद्ध जो तो टोटल चला था 1939 से शुरू होकर के 45 में खत्म हो गया था, और आज संयुक्त ये यूक्रेन और रूस का युद्ध को चलते हुए 3 साल हो गए हैं। इतने ही टाइम जो है इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह का जो चल रहा है युद्ध, वो चल रहा है, तनाव विश्व में पैदा हो रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता क्या रह गई कि जब इन दोनों तनावों को संयुक्त राष्ट्र संघ डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है अभी तक। तो इसलिए ये अब जो महाशक्तियां, जो 5 महाशक्ति जो जिनके पास वीटो पावर है, वो जो अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ का गार्जियन समझती हैं, उनको ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जिसके लिए तैयार किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के, विश्व में तनाव जहां भी पैदा होगा वहां संयुक्त राष्ट्र संघ अब खुद जाएगा, अपने सैनिक भेजेगा दोनों देशों के बीच में और जाके तनाव को कम करेगा। आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सैनिक नियुक्त किए थे जिससे तनाव कम हो। इसी प्रकार से अफ्रीकन देशों में जहां भी तनाव होता है वहां संयुक्त राष्ट्र सैनिक जाते हैं। तो क्या ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इंपॉर्टेंस है, क्या उतनी रह गई है? ये बिल्कुल नहीं रह गई है। और अब ये है कि सबने ये एक तरह से संयुक्त राष्ट्र को एक तरफ कर दिया है। नए नए संगठन आ गए, ब्रिक्स आ गया है और तरह तरह के और G5 आ गए हैं। इस तरह के नए नए संगठन तैयार हो रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली जा रही है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ को बचाना है। तो इसके बारे में एक प्रॉपर सम्मेलन होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें विचार किए जाने चाहिए कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाया जाए और विश्व के अंदर जो तनाव है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे दूर कर सकती है। यूके देवना जी, एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले अगर हम 3 हथियारों का परीक्षण यहाँ पर देखें और रूस के ऊपर खासकर दबाव बनाया जा रहा है पश्चिमी मुल्कों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, तो क्या इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये उनका जवाब है रूस की तरफ से इन हथियारों का परीक्षण?
अभिषेक जी, रूस जो 3 हथियारों का परीक्षण कर चुका है, जाहिर बात है रूस सोचता है कि ये इस उनका जवाब है। देखिए, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये तीनों के तीनों हथियार जो हैं अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हैं। क्या ये ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई हैं, कोई प्रूफ नहीं है। ऑपरेशनल डिप्लॉय होने में कितने साल लग जाएंगे, अभी तक कोई टाइम स्केल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशनली डिप्लॉय होने के बाद क्या इनका इस्तेमाल रूस कर पाएगा। अब रूस को किस तरह के हथियार चाहिए, रूस उन हथियारों से क्या करेगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूस को ऐसे हथियार चाहिए जो कि सरवाइव कर सकें। तो अगर आप देखें, ये जो रूस के हथियार हैं ये सब अपने बेस पर डिप्लॉयड होते हैं, यानी विदेशों में, दुनिया के दूसरे जगह पर जाकर डिप्लॉय नहीं हो रहे। तो इनका जो ऑपरेशनल बेस है, यानी इनका जो सोर्स है, वो बहुत जल्दी ही नेटो के लेंस के नीचे आ जाएगा कि ये हथियार कहाँ पर हैं, कहाँ से वहाँ पर जाते हैं, रिपेयर, रेक्टिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाते हैं। तो ये बहुत इजीली टारगेटेबल होंगे। एक चीज तो ये, यानी जी। इनकी सर्वाइवबिलिटी फैक्टर जो है वो डाउट में है। दूसरी बात है, रूस इन हथियारों का इस्तेमाल कब करेगा। क्या रूस इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका से पहले कर लेगा? न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही है, फिर तो अमेरिका को भी अपना सेकेंड स्ट्राइक, जो कि उनका डॉक्ट्रिन है, उसका इस्तेमाल करने की खुली छूट मिल जाती है। रूस क्या इन हथियारों का इस्तेमाल, न्यूक्लियर हथियार हैं सारे, एक्सपेरिमेंटल हो या अभी भी डेवलप हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल नेटो कंट्री के विरुद्ध पहले कर लेगा या यूक्रेन के विरुद्ध पहले कर लेगा? तो फिर तो नेटो कंट्रीज को भी और अमेरिका को भी बहाना मिल जाता है सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन, जो कि उन्होंने ऑफिशियली बोला हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि रूस या दुनिया का कोई भी देश अगर एक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है तो उसका यूज कब किया जाएगा। आशीष जी, इनका यूज कभी नहीं होगा। अगले 300 साल तक इस दुनिया में एक भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो चीन द्वारा हो, रूस द्वारा हो या अमेरिका के द्वारा। इसका कारण बहुत ही क्लियर है जी। कारण यह है कि इनमें से किसी भी देश ने अगर एक बार एक न्यूक्लियर हथियार छोटा सा भी छोड़ दिया तो उसके जवाब में यह सोचना कि दूसरा देश चुपचाप बैठा रहेगा ओम शांति करते हुए कि अब हम बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, होगा ही नहीं। इन सारों देशों की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है, भारत की भी बहुत क्लियर है। जिस दिन भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर हथियार आया, टॉप से अजीत डोभाल जी से शुरू करके हमारे राष्ट्रपति तक 7 लोग हैं जिनको हां बोलनी है। और ये 7 के 7 लोग हमेशा क्लियर हैं कि पाकिस्तान से एक न्यूक्लियर हथियार भारत की जमीन पर आया तो 7 लोगों ने अगले 3 मिनट में हां बोलना है, चौथे मिनट में बटन दबाओ। भारत की नीति बहुत क्लियर है। इसी तरह से अमेरिका, नेटो देश, इनकी भी नीति बहुत क्लियर है कि चीन से या रशिया से अगर एक न्यूक्लियर हथियार आया तो कोई उसके बाद कोई घंटों तक विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। पेंटागन में और व्हाइट हाउस में 5 दिन की देवनाथ जी, क्या ये सारी तैयारियां पहले से होकर रखी रहती हैं? मतलब न्यूक्लियर बस उसमें हथियार को डालना है मिसाइल में और उसके बाद फिर फायर कर देना, या इसमें टाइम लगता है? आशीष जी, अमेरिका की जो न्यूक्लियर कमांड है वो जब ड्रिल करती है, उनका लक्ष्य मैं आपको बताता हूं, मिनिटमैन मिसाइल नाम ही आपको बताएगा। वो उनका प्रमुख इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मिनिटमैन 3 आज की तारीख में। वो महज 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर लॉन्च का, जैसे प्रेसिडेंट ने बटन दबाया, हुक्म दिया अपने ब्लैक बॉक्स से, अपने ब्रीफकेस से कि कर दो, उसके बाद यूएस एयरफोर्स के जो, बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने आईसीबीएम हैं अमेरिका के, वो यूएस एयरफोर्स के कंट्रोल में हैं। उनकी, लेकिन उनका रैंक आर्मी जैसा होता है, वो लेफ्टिनेंट जनरल बोलता है, लेकिन वो यूएस एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट जनरल होता है। हमारे साथ जनरल माथुर हैं, वो अपने को मेजर जनरल बोलते हैं, लेकिन वो यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल होते हैं। 1 मिनट 30 सेकेंड
समय मिलता है के अंदर वो अपने साइलो से निकलकर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए रूस की तरफ चल पड़ती है। इसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि जब अगर उनकी थिंकिंग ऐसी है कि अगर रूस ने एक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद क्या वो कमंडली लेके सांस लेने के लिए ओम पोजीशन में बैठ जाएगा? नहीं। जैसे ही रूस ने एक का इस्तेमाल कर लिया, उसका मतलब अगले कुछ सेकंड में, अगले कुछ मिनटों में, यानी 2 या 3 मिनटों में ही 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, 200वां, 400वां न्यूक्लियर हेड आ रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड आ रहा है। अगले 4 मिनट में 800 न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका की तरफ चल पड़ेंगे। तो मीटिंग करने का कि यार साहब आपसे बात नहीं करना कोई समय नहीं है। प्री ड्रिल्ड है अमेरिका, हर महीने, हर हफ्ते इसको प्रैक्टिस करता है। मतलब जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला लॉन्च, जिस सेकंड में बोला, उसके बाद मेजर जनरल साहब लॉन्च बटन दबाएंगे, सेफ्टी गार्ड अप, प्रेस द लॉन्च बटन, मेजर जनरल साहब जो करेंगे यूएस एयरफोर्स के, 1 मिनट 30 सेकेंड। क्योंकि उनको भय क्या है मैं बताता हूं। उनको भय है कि रूस जब अपने न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करेगा, पहले किस पर लॉन्च करेगा? देखिए, हम सब सोचते हैं कि रूस न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के शहर पर लॉन्च करेगा, अमेरिका के एयरबेस पे लॉन्च करेगा। नहीं, रूस ने जितने अपने आईसीबीएम हैं उनकी लॉन्चिंग का टारगेट रखा हुआ है अमेरिका के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल के साइलोज हैं पूरे अमेरिका में और विदेशों में भी। अमेरिका ने जमीन के नीचे 500 फीट नीचे, 1000 फीट नीचे न्यूक्लियर मिसाइल रखने के लिए, आईसीबीएम रखने के लिए, मिनटमैन 3 रखने के लिए साइलोज बनाए हुए हैं। पहला टारगेट ये साइलोज हैं, क्योंकि रूस का थ्रेट पोस्चर ऐसा है कि पहले अमेरिकन आईसीबीएम को नष्ट करो, उसके बाद हम अमेरिकन शहर को और अमेरिकन एयरफोर्स के बेस को देख लेंगे। नेवादा एयरबेस को तो बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे। पहले अमेरिका की जो जमीन के नीचे उनके न्यूक्लियर साइलोज हैं, करीबन 450 ऐसे न्यूक्लियर साइलोज हैं जिसमें कि किसी भी समय करीबन 1500 1400 आईसीबीएम रेडी पोजीशन में रहते हैं। तो पहले इनको नष्ट किया जाएगा। तो अब रूस से इससे पहले कि वो उड़कर आकर अमेरिकन साइलो पे गिरे, उसके पहले 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर उस साइलो के अंदर अमेरिका ने अपने जो मिनटमैन 3 हैं उनको लॉन्च कर देना है। क्योंकि साइलो के अंदर पड़े पड़े रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड का इंतजार क्यों करें? तो ये प्रिसाइज है, सेकंड्स में लॉन्च होंगे। पुतिन को ये मालूम है, पुतिन को ये मालूम है, शी जिनपिंग को ये मालूम है। इसलिए अगले 300 साल तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। 300 साल में क्या होगा? 300 साल के अंदर इन सब न्यूक्लियर हथियारों को आस्ते आस्ते आरी से काट कर समुद्र के तले डुबा दिया जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। जी, एक यहां पर सवाल यह भी उठता है संजीव श्रीवास्तव जी कि क्या आज की तारीख में जो दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते हैं वो भरोसे के दम पर नहीं बल्कि उनकी ताकत के दम पर आगे चलेंगे? देखिए आशीष जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अल्ट्रुइज्म का और जो मोरालिटी तभी वर्क करती है कि जब आपके पास ताकत हो। ये जो वैल्यूज की बात की जाती है, ये जो तमाम बड़े बड़े जो आइडियल्स की बात की जाती है, वो तभी उसका महत्व है। मैं मानता हूं उसका महत्व है और वो एक समझदारी विकसित करते हैं। लेकिन जो बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो सब्सटेंस यदि आपके पास नहीं है तो फिर मोरालिटी और नैतिकता वगैरह सिर्फ दिखावे की बातें रह जाती हैं। जो ग्राउंड रियलिटी यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि आप अपनी ताकत को बना करके रखिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। और यदि आपने अपनी ताकत में और यदि आप अपनी महाशक्ति का स्टेटस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि वो ताकत और अधिक बढ़ाइए और अधिक उसको अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, जिसको मैं कहता हूं, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और डिफेंस पोस्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को आपको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा।
और तभी जाकर के आप एक महाशक्ति के तौर पर भी सरवाइव कर पाएंगे। महाशक्ति देखिए बनाने का जो लक्ष्य है वो तो सभी राष्ट्रों का होता है, लेकिन उस महाशक्ति को जब बनाने की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खतरे उतने ही बढ़ते जाते हैं। भारत भी देखिए, आप भारत के खिलाफ आप देख लीजिए कितनी साजिशें चल रही हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो साजिश करता है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स हो, डीप स्टेट एलिमेंट्स हो, अनेक एडवर्सरीज हो, जाहिर है कि सभी भारत को रोकने की फिराक में है। लेकिन भारत को यदि विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य हासिल करना है और विश्व में एक जो लीडरशिप, एक जो हम कहते हैं कि एक महाशक्ति का जो स्टेटस है वो हमें यदि अपने आप को स्थापित करना है तो उसके लिए अपनी ताकत को भी विकसित करना होगा। अपनी रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक विकास, कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर, सबको हमें विकसित करना होगा। और उसमें खतरे हैं, उस खतरों को डील करने के लिए हमें अपने आप की तैयारियों को बिल्कुल रोबस्ट रखना होगा। और और देखिए अमेरिका का जो टेरेन है, अमेरिका की जो टेरिटरी है, उसमें तो आसपास आप देखिए तो समुद्र से घिरा हुआ है, और जो ऊपर नीचे के जो देश हैं वो इतने ज्यादा ऐसे एडवर्सोरियल नहीं है। लेकिन भारत की जो पूरी लोकेशन है और भारत की जो सिचुएशन है जियोग्राफिकल, वो और पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक, वो सभी बहुत चैलेंजिंग है। एक तरफ आतंक परस्त आपका पाकिस्तान नामक राष्ट्र है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज 21वीं सदी का चाइना है, और उस ऐसे दो राष्ट्रों से हम घिरे हुए हैं। और ऐसे में जाहिर है कि भारत के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपनी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं और अपना जो डिफेंस पोस्चर, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने की हमें आवश्यकता है। और जो महाशक्तियों के बीच में वर्तमान समय में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, जो हथियारों की जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूट रही हैं, और आने वाले समय में विश्व में एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है और जो वेस्टर्न अलायंस है, नेटो का अलायंस, और जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और उसके जो कुछ पार्टनर्स, जाहिर है कि उसमें भारत नहीं होगा और हमारा एक इंडिपेंडेंट अप्रोच होगा। हम सभी के साथ एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चलेंगे। लेकिन अगर हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अपनी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को ठीक तरीके से एक्सरसाइज करना है, तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि भारत को अपनी ताकत लगातार विकसित करनी होगी। अपना डिफेंस पोस्चर, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये सभी की जिम्मेदारी है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अपोजिशन जो लीडर्स हैं वो समय समय पर मैं देखता हूं कि कोई विषय आता है वो तुरंत बाल की खाल उतारना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो विकसित भारत को बनाने का जो विजन है वो हमारी एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। हमारा विकसित भारत को बनाना अनिवार्य आवश्यकता है, और तभी जाकर के भारत अपनी महाशक्ति के स्टेटस को के रोल को पा पाएगा और उस पर टिक पाएगा, उस पर सर्वाइव कर पाएगा। ये सभी की जिम्मेदारी है। मैं फिर से इस बात को ठीक है। 30 सेकंड अनुज माथुर सर, फिर वाइंड अप करूंगा प्लीज। आशीष, मैं ये एक वाइंड अप के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यही वजह है कि कुछ लोग महाशक्तियां हैं वो ये नहीं चाहती कि ये इस प्रकार का हथियार किसी एक ऐसे राष्ट्र के हाथ में आए जो कि आतंकवाद परस्त राष्ट्र है और जिसके साथ एक्सीडेंटल स्ट्राइक होने की संभावना है। यही वजह है ईरान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी राष्ट्र है, उसके एक सेकंड लास्ट सेंटेंस, उसके मुनीर साहब कह चुके हैं कि आई विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद मी। इस प्रकार के लोगों से हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रिमूव करने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनुज माथुर सर आपका, यूके देवनाथ सर आपका, और संजीव श्रीवास्तव सर आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।